मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो उसमें जो राख बनी थी, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, जब उसको हमने पानी में घोला था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया था और उसको जब लाल लिटमस पेपर पर डाला था तो वो नीला हो गया था। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 3 पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु। तो इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे आज, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा था, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने भौतिक गुणधर्म बता दी थी क्या होता है। कुछ गुण जो है हमें दिखाई देते हैं, हम देख कर भी बता सकते हैं, वो भौतिक गुण होते हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको देखकर नहीं बताया जा सकता। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी छात्र अगर हमारी कक्षा में नया आता है तो हम उसको देखकर बता देते हैं कि ये छोटा है, बड़ा है, हाइट कम है या ज़्यादा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है, तो ये तो हम बता देते हैं। लेकिन हम ये नहीं बता पाते कि इसका व्यवहार कैसा है, यह ज़्यादा इसको गुस्सा आता है या ये पोलाइट है, या इस शिक्षकों के साथ इसका व्यवहार कैसा है, या अपने दोस्तों के साथ इसका व्यवहार कैसा है, मतलब अंदर की बात हम नहीं बता पाते। तो वो होते हैं उसके एक तरह से रासायनिक गुण। तो इसी तरह से ये एक तरह से एग्जाम्पल मैंने लिया है। इसी तरह से जो धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुण, तो जैसे कि वो चमकदार है या वो ठोस है या उसका रंग कैसा है या उसकी आकृति कैसी है, ये तो हो गए भौतिक गुणधर्म। लेकिन रासायनिक गुणधर्म वो होते हैं कि ये अन्य पदार्थ के साथ कैसे रासायनिक क्रिया करती है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, कम अभिक्रियाशील होती है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, जल से अभिक्रिया कैसे करती हैं, तेजी से अभिक्रिया करती हैं या अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये सभी गुण होते हैं वो इसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। और ये जो रासायनिक गुणधर्म है ये हम किसी भी धातु को देखकर नहीं बता पाते। जब रासायनिक क्रिया होती है तभी हम इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बता पाते हैं। जैसे हम किसी धातु को अगर अम्ल में डालते हैं तो उसमें कैसी क्रिया होती है, तेजी से क्रिया होती है या धीरे क्रिया होती है, या उसमें पदार्थ जो बनता है वो क्या बनता है, ये सब हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जो रासायनिक गुण जो होते हैं वो भौतिक गुणों से अलग होते हैं। जब रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक गुणधर्मों का पता चलता है कि रासायनिक गुणधर्म उसके कैसे हैं। तो यहाँ पर हम रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि धातुएं जब वायु में दहन करती हैं तो क्या होता है, वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, और अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे धातुओं का जब वायु में दहन होता है तो क्या होता है, और वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, वो अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, ये हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 और 3.2.4 में पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्मों के बारे में धातु के नमूने एकत्रित कीजिए, मतलब हम कुछ धातुएं ले लेते हैं जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम और जिंक, ये और सोडियम, ये हम धातुएं ले लेते हैं। अब क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा होगा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। इससे पहले मैंने आपको मैग्नीशियम का दहन समझाया था, उसमें वीडियो में भी आपने देखा था कि जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो सफ़ेद ज्वाला, चमकदार श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा इनकी जांच करें। तो सभी धातुएं जो होती हैं वो इस प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो सोडियम और पोटेशियम धातु होती है वो काफ़ी अभिक्रियाशील धातु होती हैं और इससे थोड़ा कम मैग्नीशियम अभिक्रियाशील धातु होती है। तो सभी धातुएं जो होती हैं उनकी अभिक्रियाशीलता कम या ज़्यादा होती है। एक धातु से कोई दूसरी धातु कम अभिक्रियाशील हो सकती है या एक धातु दूसरी धातु से ज़्यादा अभिक्रियाशील हो सकती है। कोई धातु वायु से अभिक्रिया कर लेती है, कोई धातु जल से अभिक्रिया कर लेती है लेकिन वायु से नहीं करती। तो इस तरह से सभी धातुओं के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा जांच करते हैं कि क्या सभी धातुएं इस तरह से अभिक्रिया करती हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जिस तरह से अभिक्रिया करता है, क्या सभी धातुएं इस तरह से अभिक्रिया करती हैं? तो ये हम इस क्रियाकलाप से जाँच लेते हैं। हमने ये जो धातुएं ली हैं इनको हम लेंगे और इनको
बारी बारी चिमटे की सहायता से जलाकर देखेंगे, मतलब दहन करके देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है। तो जब एल्यूमिनियम को जलाया जाता है सिल्वर कलर की ज्वाला निकलती है। एल्यूमिनियम को जलाने पर सिल्वर कलर की ज्वाला निकलती है, मतलब सफ़ेद रंग की ज्वाला निकलती है। लेकिन जब कॉपर को जलाया जाता है तो उसकी ग्रीन कलर की ज्वाला निकलती है। अगर तांबे को जलाएंगे तो ग्रीन कलर की ज्वाला निकलेगी, ग्रीन ब्लू सी निकलेगी। और जब हम जलाएंगे आयरन को, लोहे को जलाएंगे तो उसमें ज्वाला नहीं निकलेगी, वो रेड कलर का हो जाता है, मतलब और पीले और ऑरेंज रंग के साथ वो चमकता हुआ जलता है, इसमें ज्वाला नहीं निकलती है। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो उसकी रोशनी वाइट कलर की आती है। जो मैग्नीशियम होता है उसकी वाइट कलर की ज्वाला आती है। तो जलाएंगे, जिंक को जलाएंगे, जिंक को जलाएंगे तो ब्लू ग्रीन, जिंक को जलाएंगे तो ब्लू ग्रीन लाइट आती है, ब्लू ग्रीन। उसके बाद आते हैं हम सोडियम पर। तो जब सोडियम को हम जलाते हैं तो सोडियम धातु जो होती है वो सिल्वरी कलर की होती है, और सोडियम धातु को जब जलाते हैं तो गोल्डन येलो इस कलर की ज्वाला इसमें से निकलती है, मतलब सुनहरे रंग की ज्वाला निकलती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी इन धातुओं को जलाया जाता है तो सब में कलर डिफरेंट निकलता है, सबकी जो ज्वाला है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर सबकी ज्वाला आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो यहाँ से क्या पता लगा है, जब हम इनको जलाते हैं तो उनकी ज्वाला में डिफरेंस होता है। तो ये भी एक रासायनिक गुण हो गया कि उनकी ज्वाला अलग अलग रंगों की होती है। इससे उत्पन्न पदार्थ को एक तरीके कीजिए, जब ये जलते हैं तो जो पदार्थ उत्पन्न होता है उनको एकत्रित कीजिए। तो यहाँ देखिए हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो राख बनती है, और यहाँ पर सोडियम को जलाते हैं तब भी बनती है। तो ये सभी धातु ऐसी नहीं होती, जिनको जलाते हैं तो पदार्थ उत्पन्न होता है। ये भी एक रासायनिक गुणधर्म में अंतर हो गया कि जब भी धातु को जलाया जाता है तो उनसे जलने के बाद सभी से पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। और उसके बाद उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। जब इनको जलाया जाता है तो वो गर्म हो जाते हैं, तो कुछ तो लाल हो जाते हैं, कुछ सिल्वर कलर के हो जाते हैं, कुछ सफ़ेद हो जाते हैं, और कुछ ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं। तो उसके बाद इनको जब ठंडा होने देते हैं तो पहले जैसे ही हो जाते हैं कुछ तो, और कुछ जो है वो बदल जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम जलने के बाद काले रंग का हो जाता है, जो सोडियम है वो ग्रे कलर का हो जाता है, पोटाशियम जो है वो वाइट कलर का हो जाता है, और उसके बाद और जो लेड है वो भूरे रंग का हो जाता है, और जलने के बाद जो सोना होता है वो पीला तो होता ही है और ज़्यादा चमकदार हो जाता है। तो देखिए इनमें भी अंतर होता है। इनको जब जलाया जाता है और जलने के बाद जब ये ठंडा होता है तो इनका कलर भी बदल जाता है। तो ये भी एक रासायनिक गुण हो गया सबका अलग अलग, क्योंकि सबका अलग अलग कलर हो जाता है। किस धातु का दहन आसानी से हो जाता है? कुछ धातुएं बहुत ही तेज़ी के साथ जलती हैं, बहुत ईजीली जल जाती हैं। इनमें से जो सोडियम और पोटासियम जो है उनका दहन आसानी से हो जाता है। बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएँ होती हैं ये, तो इसलिए ईजीली जल जाती हैं। जब धातु का दहन हो रहा हो तो ज्वाला का रंग क्या था? तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, जब इनको जलाया जाता है तो जो ज्वाला निकलती है उनका रंग ऐसा होता है। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? मैंने बताया था जब इनको जलाया जाता है तो उसके बाद धातु की जो सतह है वो कैसी प्रतीत होती है। तो एल्यूमिनियम जलने के बाद काले रंग के हो जाते हैं, सोडियम जो है ग्रे कलर का हो जाता है, पोटाशियम वाइट कलर का हो जाता है, और जो लेड है वो हल्का भूरा हो जाता है, और जलने के बाद जो सोना है वो और ज़्यादा चमकदार हो जाता है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये है कि धातुओं को जब ऐसे ही वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो कौन सी धातु तेजी से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु धीरे अभिक्रिया करती है? जो भी धातु तेजी से अभिक्रिया करती है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, जो धीमी गति से अभिक्रिया करती है वो कम अभिक्रियाशील होती है। तो इसको इसके घटते क्रम में लिखिए। तो ये हम आगे लिखेंगे, आगे भी आएगा ये टॉपिक, इसमें हम आगे लिखेंगे ताकि हम थोड़ी और जानकारी ले लेंगे, उससे हमें और इजी हो जाएगा इनको अभिक्रियाशीलता के आधार पर लिखना। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील होते हैं? तो इनके जो उत्पाद हैं वो सभी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सोडियम और पोटासियम के जो उत्पाद होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और जो धातुओं के जो उत्पाद हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं ज़्यादातर के, बस इनके ही घुलनशील होते हैं। मैग्नीशियम धातु जो है उसका जो उत्पाद जो राख होती है वो थोड़ी बहुत घुल जाती है जल में, नहीं तो और जो धातु हैं उनके उत्पाद जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने
क्या पढ़ा, इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकला है। इतना सारा हमने पढ़ लिया है तो कुछ निष्कर्ष तो निकला होगा। इस क्रियाकलाप से ये निष्कर्ष निकला है कि सभी धातुओं के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। लेकिन अभी देखिए, जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो सभी धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। ये एक समानता है इनमें। जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो वो अपने अपने ऑक्साइड बनाती हैं, सभी अपने अपने ऑक्साइड बनाती हैं। संगत धातु के ऑक्साइड मतलब उसके खुद के ऑक्साइड। जैसे जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड। तो ये सभी अपने अपने ऑक्साइड बनाते हैं। तो धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु के ऑक्साइड बनते हैं। ये इनमें समानता है। उदाहरण के लिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड। और जब लोहे को वायु में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो भूरे रंग का आयरन ऑक्साइड बनाता है। और जब एल्यूमिनियम को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और ये काले रंग का, मतलब ये काला काला सा पड़ जाता है, काले रंग की परत बनती है। इस तरह से ज़्यादातर धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो अपने ऑक्साइड बनाती हैं, ये याद रखना है। तो ये भी याद रखना है यहाँ पर कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसका रंग काला होता है। तो ये देखिए, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो काले रंग का पड़ जाता है ये। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ज़्यादातर धातुएं अपने ऑक्साइड बनाती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके। ये पॉइंट हो गया एक तो। और पॉइंट 2 है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय नहीं होते, वो क्षारकीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड जब अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो फिर वो क्या बनाएंगे। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो लवण बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो हम चलते हैं पाठ 2 पर, क्योंकि अध्याय 2 में लिख रखा है तो उसको हम फिर दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ये आ गए हैं हम पाठ 2 में, और पाठ 2 के क्रियाकलाप 2.7 में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए और उसको हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, पहले विलयन का रंग पहले कैसा था। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो काले रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो रंगहीन होता है। जब हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला तो शुरू में काले रंग का होता है वो विलयन, लेकिन जब इनमें क्रिया शुरू हो जाती है तो विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है, नीला हरा, ब्लू ग्रीन हो जाता है। और जो कॉपर ऑक्साइड था वो घुल जाता है, वो फिर दिखाई नहीं देता, वो उसमें विलयन में भी घुल जाता है। तो विलयन का जो नीला हरा रंग वो अभिक्रिया के कारण हुआ है, और अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बना है। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हुई है तो कॉपर क्लोराइड बना है और बना है वाटर, मतलब पानी बना है। तो ये जो कॉपर क्लोराइड बना है इसका रंग जो है वो नीला हरा होता है, ब्लू ग्रीन होता है। तो इसके कारण विलयन का रंग भी ब्लू ग्रीन हो जाता है। तो धातु ऑक्साइड और जो अम्ल है उसके बीच में सामान्य अभिक्रिया हम इस तरह से लिखेंगे, धातु ऑक्साइड जमा अम्ल। तो ये कॉपर क्लोराइड जो बना है, कॉपर क्लोराइड जो है वो लवण है, कॉपर का लवण है। तो ये क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना, लवण और जल बना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, धातु का ऑक्साइड और उसके साथ अम्ल मिलाया है तो लवण और जल बना है। तो लवण और जल कब बनते हैं, जब अम्ल और क्षारक, मतलब यहाँ लिख लेते हैं, जब क्षारक को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो लवण और जल बनता है।
और यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर बना है इसका लवण और जल बना। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड हुआ क्षारक। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्षारक के प्रकृति का है। और इस अभिक्रिया से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और धात्विक ऑक्साइड क्षारक के ऑक्साइड होते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि क्षारक और अम्ल मिलकर लवण और जल बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड क्षारक की तरह काम करता है, तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक की प्रकृति के होते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया है कि धातु के ऑक्साइड क्षारक की प्रकृति के होते हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम धातु जो है और जिंक जो है, उनके जो ऑक्साइड हैं वो दोनों तरह की प्रकृति के होते हैं। वो अम्लीय भी होते हैं, वो क्षारकीय भी होते हैं। वो दोनों तरह के होते हैं, अम्लीय भी और क्षारकीय भी। अम्लों की तरह भी व्यवहार करते हैं वो और क्षारक की तरह भी। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं और ये दोनों अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल बनाता है। तो इसी तरह से जो जिंक होता है उसका ऑक्साइड भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा तब लवण और जल बनाएगा, और क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करेगा तब भी लवण और जल बनाएगा। तो इस तरह के ऑक्साइड जो होते हैं, जो दोनों प्रकृति के होते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो यहाँ से आपने क्या नोट किया कि ये दोनों ऑक्साइड तो उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, और जो कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्षारक के प्रकृति का है। वैसे ज़्यादातर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक के प्रकृति के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों हैं, ये उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो यहाँ से आप आगे पढ़ते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं। मैंने पहले ही बताया था ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षारक प्रदान करते हैं। कुछ जो है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो उसमें जो राख बनी थी, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, जब उसको हमने पानी में घोला था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, और उसको जब लाल लिटमस पेपर पर डाला था तो वो नीला हो गया था। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने चेक किया था कि क्षारकीय प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का, तो हमने ये देखा था कि ये क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा जल में नहीं घुलता है, थोड़ा बहुत घुलता है। और जो सोडियम और पोटासियम के जो ऑक्साइड होते हैं वे जल में घुल जाते हैं, वो काफ़ी अच्छे से जल में घुल जाते हैं। कौन से? Na2O सोडियम ऑक्साइड और K2O पोटासियम ऑक्साइड, ये जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, ये जल में घुल जाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि धातु के जो ऑक्साइड हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं। ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड जो हैं जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जल में थोड़ा बहुत घुलता है, बहुत ज़्यादा ये नहीं घुलता है। तो ये देखिए सोडियम ऑक्साइड और ये है पोटेशियम ऑक्साइड, ये जल में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये जल में घुलकर क्षारक बनाते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जब इनके ऑक्साइड क्षारक की प्रकृति के होते हैं तो जल में घुलकर जो ये है जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो भी क्षारकीय होते हैं। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। एक रिजल्ट तो ये देखिए, एक रिजल्ट ये है कि ये हमने पहले ही पढ़ा था, मैंने पहले ही बता दिया था कि सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती, कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील होती, कोई कम अभिक्रियाशील होती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता दर्शाती हैं।
कोई ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कोई कम है। पोटासियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। ये शुरू शुरू में जो धातुओं के भौतिक गुणों में हमने पढ़ा था और वीडियो भी देखा था कि सोडियम इतनी तेज़ी से आग पकड़ लेती है, खुले में उसको रख दिया जाए तो अपने आप ही वो जलने लग जाती है। तो पोटासियम और सोडियम बहुत ही तेज़ी से वायु के साथ क्रिया करती हैं, ये याद रखना है। पोटासियम और सोडियम वायु के साथ बहुत ही तेज़ी से क्रिया करती हैं। ये इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि ये अपने आप ही आग पकड़ लेती हैं। इनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, कमरे के ताप पर भी ये अपने आप ही जलने लग जाती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सोडियम और पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक इसको आप बार बार पढ़कर अच्छी तरह से याद कर लेना। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। अगर हम खुले में मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को और जिंक को और लेड को ऐसे ही रख दें तो उनके ऊपर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर। ऑक्साइड की यह परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। देखिए, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है क्योंकि उस पर लोहे का ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड उस पर बन जाता है। तो इसी तरह से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड इनके ऊपर भी उनके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो जो जैसे मान लीजिए ये आयरन की कोई पत्ती ले लेंगे, लोहे की कोई पत्ती ले लेते हैं, इसके ऊपर जब जंग लग जाती है, जंग कब लगती है? जब कोई भी लोहे की चीज़ ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आती है, कोई भी लोहे की चीज़ ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आती है तो जंग लगती है, मतलब आयरन ऑक्साइड बनता है। लेकिन इसके ऊपर एक बार आयरन ऑक्साइड मान लीजिए जम गया तो ये जो आयरन ऑक्साइड है ये लोहे को, मतलब आयरन को ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आने देगा, ऑक्सीजन और जल के संपर्क से उसको कट कर देगा, तो उसके ऊपर और जंग नहीं लगेगी। इससे जो लोहा है वो और जंग लगने से बच जाता है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड इनके ऊपर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है तो यह और ज़्यादा ऑक्सीकरण से इन धातुओं को सुरक्षित रखती है। कौन रखती है? ऑक्साइड की यह परत। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को और ज़्यादा ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है और ज़्यादा ऑक्सीकरण से बचाती है। मतलब इनके ऊपर जो ऑक्साइड बन गया वो और ज़्यादा ऑक्साइड नहीं बनने देता है, क्योंकि ये वायु और जल का संपर्क इन धातुओं से तोड़ देता है। तो गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है। लोहे को जब जलाते हैं तो गर्म करने पर उसका दहन नहीं होता है, वो जलता नहीं है। लेकिन जब बर्नर की ज्वाला पर लोह चूर्ण डालते हैं तो वह तेज़ी से जलने लग जाता है। जब लोहे को जलाया जाता है तो उसका दहन नहीं होता, मतलब ज्वाला के साथ नहीं जलता है, वो उसमें वो सिर्फ लाल होता है, ज्वाला के साथ नहीं जलता है। लेकिन जब बर्नर के ऊपर लोहे का चूर्ण डालते हैं तो वह तेज़ी से जलने लग जाता है। तो ये देखिए, ये तो थोड़े ताप पर ही ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, लेकिन जो आयरन है उसका दहन गर्म करने पर भी नहीं होता है। तो यहाँ से ये पता लगा कि आयरन जो है वो इनसे कम अभिक्रियाशील है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर का भी दहन नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर जब ये कॉपर को गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और उसके काले रंग की परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो कॉपर जो है वो इससे भी कम अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। उसके बाद आता है नंबर सिल्वर का, उसके बाद आता है गोल्ड का।
तो ये जो सिल्वर और गोल्ड ये अत्यंत ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अभिक्रियाशील धातु नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, इतना सारा हमने पढ़ा है, तो इसमें हमने क्या सीखा है? इससे हमने ये सीखा है कि सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं। उसके बाद नंबर आता है इनका, उसके बाद नंबर आता है इसका, उसके बाद नंबर आता है इसका। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जो लेड होता है, लेड वो आयरन से कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सोडियम, पोटेशियम, फिर यह मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आएगा आयरन, फिर आएगा लेड और फिर आएगा कॉपर और इसके बाद लास्ट में आएंगे ये। तो इस तरह से हमने इनकी अभिक्रियाशीलता निकाल ली है। यहाँ से हमें पता लग गया कि ये कौन सी अभिक्रियाशील है, कौन सी नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर अटक जाते हैं हम। देखिए ये लेड और आयरन में, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियर नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको बताया है, लेकिन इस टॉपिक से क्लियर नहीं हुआ है कि इनमें से कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लिख रखा है, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है सामान्य ताप पर। और यहाँ पर देखिए गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन बर्नर की ज्वाला पर लोह चूर्ण डालते तो तेजी से जलने लग जाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ कि लेड ज़्यादा अभिक्रियाशील है या आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये तो मैंने बताया है कि आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और लेड कम अभिक्रियाशील है। तो हम और आगे पढ़ लेते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है, उसके बाद आ गया मैग्नीशियम, और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। तो जो बात मैंने बोली थी कि इनके ये तो पता लग गया है कि सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, उससे कम ये है, लेकिन यहाँ से क्लियर सा नहीं हुआ है। यहाँ से आयरन अभिक्रियाशील ज़्यादा है या कॉपर अभिक्रियाशील है या लेड है या जिंक है, ये ज़्यादा हमें क्लियर नहीं हुआ है। मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी अभिक्रियाशील है, कौन सी नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से ये ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ कि इनमें से कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। तो ये कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक हम इस टॉपिक में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इसकी अभिक्रियाशीलता जो है, ये जो अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ से हम एनोडीकरण और पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो, अगर हम आगे का टॉपिक भी कवर करेंगे। तो बस एनोडीकरण और पढ़ते हैं कि क्या होता है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण होती है। जैसे जंग लगना, संक्षारण जो होता है वो होता है लोहे पर जंग लगना, और एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको एनोडीकरण बोला जाता है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये इसका और ऑक्सीकरण होने से इसको बचाता है। तो फिर क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम के ऊपर और मोटी सी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण बोला जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। अगर आपने विद्युत अपघटन पढ़ा है तो विद्युत अपघटन में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो एनोडीकरण मतलब जिसके ऊपर, जिस धातु के ऊपर हमें दूसरी धातु की परत चढ़ानी है उसको धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, और जिसकी परत चढ़ानी है उसको ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो एनोडीकरण कैसे किया जाता है, एल्यूमिनियम का एनोड बनाया जाता है, यहाँ पर डाला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाला जाता है, और इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। इससे एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। मतलब ये जो इसके ऊपर एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस जो होती है एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की
खूबसूरत वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है ये पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।